हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग ने ना प्रोटीन सिंथेसिस देखा था, जो कि मेन हाईलाइट था लास्ट क्लास का। प्रोटीन सिंथेसिस होप सो आपको अच्छे से समझा हो। अब ना हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक्स आज के लेक्चर में क्या क्या कवर होने वाले हैं। एक होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, क्यों होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, ये तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद पढ़ने वाले इवोल्यूशन, जो कि चैप्टर का मेजर सेकंड पार्ट है कि इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है और उससे क्या इफेक्ट पड़ा हम लोग को, वो सब सीखने वाले। फिर उसके बाद पढ़ने वाले एविडेंसेस। एविडेंसेस का मतलब होता है सबूत। क्या सबूत है कि इवोल्यूशन हो रहा है, वो सबूत पढ़ने वाले कि कुछ कुछ सबूत हमारे पास है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसे ही नहीं हम लोग का डेवलपमेंट आगे बढ़ा है, हम लोग के डेवलपमेंट के साथ साथ इवोल्यूशन का भी बहुत हाथ है। अब वो कैसे पढ़ेंगे देखते हैं आगे के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है पता है? कल हम लोग ने देखा था कि डीएनए के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, बराबर। एमआरएनए के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर ये स्ट्रैंड्स के ऊपर जो कोडॉन्स थे ना, कोडॉन्स, अगर कोडॉन्स या न्यूक्लियोटाइड, इनका सीक्वेंस, ध्यान से सुनो, ये जो एमआरएनए या डीएनए किसी की भी बात कर लो, उस पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स, अगर न्यूक्लियोटाइड्स में सडन चेंजेस आते हैं, ध्यान से सुनो मैं कौन से वर्ड यूज कर रहा हूँ, सडन चेंजेस, सडन चेंजेस इन जीन्स इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। सडन मतलब अचानक से हो रहा है। ग्रेजुअल चेंजेस तो होते रहते हैं, जैसे हम लोग के पेरेंट्स के जीन्स थे वो हमारे पास आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट वो जीन्स में ना थोड़ा धीरे धीरे चेंज आता है। इसके लिए तो देखो बच्चों को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम पे इतना लॉन्ग प्रोसेस रहता है ना वो, कि जो जीन्स होते हैं वो धीरे 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 एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मॉडिफाई होते रहते हैं। लेकिन अगर अचानक से विद इन सम फ्यू आवर्स या कुछ सेकेंड ऑफ टाइम्स में अगर हमारे डीएनए सीक्वेंस में चेंज आता है तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किस किस वजह से हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है रेडियो एक्टिव वेव्स की वजह से, रेडियो एक्टिव वेव्स की वजह से। अगर किधर रेडियो एक्टिव वेव्स फटा, जिसका इम्पैक्ट हम लोग को लगा, तो हम लोग को ना इंटरनली जेनेटिक जो चीज मटेरियल रहता है उसके अंदर सडन चेंजेस आता है। हो सकता है ये वाला पार्ट गायब हो जाए, हो सकता है ये वाला सीक्वेंस इधर चला जाए, ये वाला सीक्वेंस इधर चला जाए। तो दिस चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विच इज सडन इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ऐसा चेंज जीन के अंदर जो अचानक से हो रहा है कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। जिसका बेस्ट एग्जांपल है रेडियो एक्टिव वेव्स। आपने वो तो सुना ही होगा, हिरोशिमा नागासाकी, उधर एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, जिसकी वजह से आज भी उधर के कई इलाकों में बच्चे हैंडीकैप पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स के अंदर वो चेंजेस आ गए, और वो जीन्स के अंदर जो चेंजेस है वो अचानक से आए थे। जैसे बॉम्ब गिरा अचानक से चेंजेस आए, क्योंकि वो वेव्स उन पे एक्टिव हो गई थी, जिसकी वजह से उनके चेंज हो गया, सडन चेंज इन व्हाट जीन्स। तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से क्या क्या हो सकता है? जेनेटिक कैरेक्टर बदल सकता है, वो दिखता कैसे है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब ना जीन्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स जीन पे डिपेंड करते हैं, मैं तो कुछ एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। अब वो सब फैक्टर्स, अगर जीन चेंज हो रहा है तो फैक्टर्स चेंज होंगे, जो कि अफेक्ट कर सकता है ह्यूमन बीइंग को या कोई भी एक जानवर को जिसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है। इसके लिए म्यूटेशन इज़ वेरी डेंजरस। म्यूटेशन बहुत डेंजरस होता है, इससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, कैंसर होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिर्फ कैंसर नहीं, ऐसे बहुत सारे बीमारियाँ हैं जो म्यूटेशन की वजह से हम लोग को हो सकती है, विच कैन बी फेटल। फेटल का मतलब जो डेथ कॉज कर सकता है, इतना क्रिटिकल कंडीशन बोला जा सकता है इसको। तो म्यूटेशन सिंपली एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जीन्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, एग्जांपल रेडियो एक्टिव वेव्स। ठीक है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक में भी ना यही दिया है, बस थोड़ा सा इलोंगेट फॉर्म में दिए, आप वो भी पढ़ सकते हैं, आपको ये पढ़ना है शॉर्ट में, ये भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो म्यूटेशन है
इससे चेंजेस हो रहे हैं, बट वो चेंजेस को क्या इवोल्यूशन बोलेंगे? नहीं, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब जो धीरे 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 होता रहता है। अब ये जो प्रोसेस है इसको कितना धीरे बोल सकता है? 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, बिलियन ना, बिलियन ईयर्स पहले अर्थ के ऊपर ना एक जानवर भी नहीं था। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले कोई ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर था ही नहीं। उधर से इतने सालों के बाद अब देखो कितना चेंज हो गया। ये एक एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे ना इवोल्यूशन होते जा रहा है, जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। अब क्या हुआ था कि ना पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीता जाता ऑर्गेनिज्म, ये बना कैसे? बहुत लोग को रहता है ना, वो क्वेश्चन रहता है पहले अंडा आया है मुर्गी, वो वाला टाइप का क्वेश्चन रहता है कि पहले कौन आया। सबसे पहले ना हम लोग के नेचर में ना कुछ नहीं था, बराबर। उधर सॉइल था, वेपर था, गैस था, मिनरल्स थे, मिनरल्स कोई अलग अलग एटम्स घूम रहे हैं। अब उनसे क्या हुआ पता है? उनसे ना मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हुआ। एटम से बने मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स भी आपस में कंबाइन होके बनाने लगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। मतलब एक नॉर्मल मॉलिक्यूल्स थे, नॉर्मल मॉलिक्यूल किससे बने थे? एटम से। तो एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अभी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना, ये धीरे धीरे ना प्रोटीन, एसिड्स, ये सब बनाना स्टार्ट किया। अब जब प्रोटीन, एसिड, ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनना स्टार्ट हुई, तो उससे ना कुछ सेल्स का सेल लाइक स्ट्रक्चर, सेल नहीं बन गए थे डायरेक्ट, सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने स्टार्ट हो गए। अब ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर थे ये बहुत सारे थे, मतलब वेरी लार्ज इन नंबर। ऐसे बहुत सारे सेल्स बनते थे, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, बहुत सारे सेल्स बनते थे। और इनके अंदर ना सबके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें होती थी। अब अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो सबसे अच्छा टिकेगा ना वो लास्ट तक जिंदा रहेगा। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर होगी, सबसे अच्छा क्वालिटी दिखाएगा, वो लास्ट तक टिकेगा, बाकी सब मर जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। अब इसको कैसे बोल सकते हो? जैसे लेट्स से कंपटीशन की बात लेते हैं, ड्राइंग कंपटीशन की। जिसका ड्राइंग सबसे अच्छा रहेगा वो लास्ट तक टिका रहेगा और जीतेगा, और जिसके अंदर क्वालिटी कम होगा या कुछ डिफेक्ट होगा वो स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जाएगा। उससे कंपेयर करके आप पढ़ सकते हो क्या रहेगा कि जिसके अंदर क्वालिटी, कैसी क्वालिटी? जेनेटिक क्वालिटी और परसिस्टेंट क्वालिटी। परसिस्टेंट क्वालिटी मतलब जो टिक सकता है एनवायरनमेंट में। ऐसी क्वालिटी जिसमें ज़्यादा होगी वो लॉन्ग टाइम के लिए ज़िंदा रहेगा, और जिसमें ऐसी क्वालिटी कम रहेगी वो कम टाइम के लिए ज़िंदा रहेगा, इन शॉर्ट वो मर जाएगा। और जो लॉन्ग टाइम के लिए ज़िंदा रहेगा वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा, सेम जीन्स आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, जो हम लोग ने हेरिडिटी में पढ़ा था। हेरिडिटी में क्या था? ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब जो हेल्दी है, जो लास्ट तक टिका हुआ है, वही करेगा रिप्रोडक्शन। अगर वो करेगा रिप्रोडक्शन तो नई आने वाली जनरेशन जो भी होगी उसके अंदर भी इसका ही जीन्स है, और अगर जो नया जनरेशन है इसमें इसी का जीन्स है तो ये भी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें भी जो नया जनरेशन है इसमें से भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो आगे का जनरेशन बढ़ाएगा। ऐसे ही कर करके ना डेवलपमेंट हुआ। पहले समझो इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला ना ये वाला है, ठीक है। अब ये सब ना मर जाएंगे। जैसे ही ये सब मर गए, अब ये क्या करेगा? ये करेगा रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन करके ना एक नया जनरेशन बनाएगा। तो नया जनरेशन जो भी आया ना, इसके अंदर ना सबके अंदर इसकी क्वालिटी होगी। तो अब ये सब टिकने लायक है, एनवायरनमेंट में अच्छे से रहेंगे। हाँ, अब ऐसी जो क्वालिटी है ये वापस रिप्रोड्यूस करेगी और अच्छी वैरायटी बनाएगी, और ऐसे करते करते ना फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल का। फिर क्या हुआ? ऐसे जो यूनिसेल्युलर थे ये आपस में और कॉम्प्लेक्स होते गए, धीरे धीरे ना कॉम्प्लेक्स होते गए। तो यूनिसेल्युलर से आया मल्टी सेल्युलर, एक सेल से बहुत सारे जुड़े और उससे बनाया मल्टी सेल्युलर। फिर मल्टी सेल्युलर में भी डेवलपमेंट हुआ, धीरे 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 उनमें भी डिफरेंशिएशन हुआ। कुछ पानी के जानवर बन गए, कुछ हवा के जानवर बन गए, उनके अंदर मॉडिफिकेशन आई, अलग अलग चीज़ें हो के 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद आज ये स्टेज आया कि आज के ज़माने में
हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब इतनी वैरायटी है, किसके प्लांट्स की बोल लो, एनिमल्स की बोल लो, बहुत वैरायटी है। जहाँ देखो ना आपको कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिल सकता है। इनफैक्ट दलदल, दलदल के अंदर भी होता है, कीचड़, कीचड़ में लोटस उगता है। कोई भी जगह बोल दो, हिमालय की चोटी बोलो, उतने हाई, उतने कम टेम्परेचर पे, उतने हाई हाइट पे उधर भी कितने सारे प्लांट्स मिलते हैं। इतनी ठंडी जगह पे जो क्रिसमस ट्री टाइप का प्लांट्स होता है वो किधर, मोस्टली ठंडी इलाकों में मिलता है। उधर नॉर्मल प्लांट जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। मतलब ये क्या है, सबने मॉडिफिकेशन किया है। डिजर्ट रीजन पे जिधर पानी की बहुत कमी है लेकिन उधर भी मिलते हैं फ्लावर्स, कैक्टस में भी फ्लावर्स आते हैं। अब कैक्टस जो है उसने अपना मॉडिफिकेशन किया है, क्यों? पानी बचाने के लिए। फिर नॉर्मल जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें भी अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्मेल के अलग अलग जानवर मिलते हैं। अब सिर्फ प्लांट्स में इतनी वैरायटी है नहीं, मैंने बोला अलग अलग जानवर भी मिलते हैं। अलग अलग जानवर जैसे इतने सारे, अभी हम लोग बंदर वाले इवोल्यूशन पढ़ते हैं बराबर, उसमें भी कितने टाइप के बंदर होते हैं। कोई गोरिल्ला है, कोई ओरेंगुटन है, अलग अलग टाइप के, गिब्बन, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। चिंपांजी, ये सब बहुत नाम सुने रहेंगे आपने, ठीक है। किंग कॉन्ग वाली मूवी में था वैसे टाइप के अलग अलग जो बंदर होते हैं। एक बंदर के अंदर ही कितनी वैरायटी है। क्या सिर्फ बंदर है क्या? नहीं, फिशेस है जो पानी में रहती है, बर्ड्स है जो एयर में उड़ने की कैपेसिटी रखती है। सबके अंदर ना अलग अलग मॉडिफिकेशन हुआ है, बट ये सब एक ही सेल से आए थे। अब ये पहला सेल बना कहाँ था? ये पहला सेल ना ओशियन में बना था। ओशियन मतलब समुद्र। और ये जो पहला सेल है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको नाम दिया गया था क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था ये कहाँ पे मिला था? ओशन में मिला था, जिसका नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म यूनिसेलुलर था क्योंकि पहला मिला था। फिर इसने क्या किया? मॉडिफाई किया, डेवलपमेंट दिखाया, इवोल्यूशन दिखाया और क्या बना? मल्टी सेलुलर। फिर मल्टी सेलुलर से और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनी जिससे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब में क्लासिफिकेशन हुआ और फाइनली इवोल्यूशन हो गया। अब इवोल्यूशन को फिर फाइनल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? इवोल्यूशन का ना एक डेफिनेशन आपको ये जो प्रोटोप्लाज्म वाला पैराग्राफ है ना उसी के लास्ट में मिलेगा। क्या है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा प्रोग्रेस वाला डेवलपमेंट किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का। फ्रॉम पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स है या एंसेस्टर बोल सकते हो, फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग similar या different structural and functional properties is called evolution। ऐसा डेवलपमेंट जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शो करते हैं, किससे आते हैं? इन लोग अपने एंसेस्टर या अपने पेरेंट्स से। एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, अपने पूर्वज या अपने पेरेंट्स से आता है। और जैसे ही ये आगे डेवलप करेंगे इनका स्ट्रक्चरल मतलब इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफरेंट होता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। आप ना अभी तक जितना हुआ है ना उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में ना मैं इवोल्यूशन का ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना ये डेफिनेशन लिखता हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन लिख के ना उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके एविडेंसेस से फिर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बना सकते हैं या मार्किंग करना रहेगा, आप मार्किंग कर लीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। A few moments later. चलिए, होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपको वो वाला पार्ट समझा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैं डेफिनेशन बोल रहा था ना वो मैंने लिख लिया, ठीक है। आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ये साइड पे जो ये वाला पेज है इवोल्यूशन का, उसमें नीचे वाले साइड पे यहाँ पे लास्ट पे लिखा। अब ना इसमें क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये इवोल्यूशन का ना डेफिनेशन है, ठीक है। क्या बोलता है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिससे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल का प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है किससे? फ्रॉम द एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वज से या उनके पेरेंट्स से, ठीक है। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। हैविंग डिफरेंट मतलब अलग था उनका, क्या अलग था? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका दिखने का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन करने का कैपेबिलिटी अलग था। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन।
जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सबको पता है कि जो एम्फीबियंस थे, जो आधा पानी में रहते हैं और आधा ज़मीन पे रहते हैं, वो पानी के जानवर से बने थे। क्यों? क्योंकि पहला सेल कहाँ पे बना था? पानी से, और पानी से ही बाहर आए थे जानवर, बराबर। इतना बेसिक तो सबको पता रहेगा कि पानी में फर्स्ट सेल अगर बना तो जो ज़मीन वाले जानवर है वो पानी से ही बने रहेंगे, बराबर। अब वो जो पानी से बने थे, तो क्या ज़मीन पे रहने वाले, क्या उनका स्ट्रक्चर अलग है? ज़मीन पे रहने वाले जो जानवर है, जो पानी के अंदर वाले जानवर है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि पानी के अंदर के जो जानवर रहते हैं उनको सांस लेने के लिए क्या होता है? गिल्स। बट बाहर जो होता है उनके लिए क्या होता है? लंग्स, बराबर। दोनों में डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंट है। सेकेंड चीज़, फंक्शन। जो पानी में रहने वाले जानवर रहते हैं वो फंक्शन भी अलग करते हैं। स्विमिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वॉकिंग या क्रॉलिंग करते हैं। जो जानवर होते हैं वो कुछ कुछ वॉकिंग हम लोग चल सकते हैं, कुत्ते चल सकते हैं, शेर चल सकते हैं, वो सब चल सकते हैं। बट कुछ कुछ जानवर क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। क्रॉल करना मतलब रेंगना, जैसे सांप रेंगता है, इंसेक्ट्स मोस्टली रेंगते हैं। और क्या करते हैं? जैसे जंप करते हैं, जैसे रैबिट वगैरह हो गए, उन लोग क्या करते हैं? जंप करते हैं। ऐसे अलग अलग फंक्शन है, सब लोग अलग अलग काम करते हैं, बराबर। तो ऐसा डेवलपमेंट किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का। किससे? उनके एंसेस्टर से, जिससे क्या हो रहा है? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। अब ये जो इवोल्यूशन का डेफिनेशन है, इसको स्टार मार्क कर लो, और अगर एग्जाम में इवोल्यूशन का डेफिनेशन आया 1 मार्क के लिए, तो आपको ये वाला डेफिनेशन लिखना, बस। अच्छा, अब क्या हुआ ना, जितने भी साइंटिस्ट थे सब लोग ना अपना थियरी देने लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। किसी ने इवोल्यूशन देखा नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन को इतने सारे साल लग गए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था ना, ये किसी को नहीं पता। बट ना सब लोग ना अपने थियरी देते हैं। थियरी मतलब एक आइडिया कि ऐसा हो सकता है। अब उसमें से जो सबसे करेक्ट लगता है ना, उसको चूज़ किया जाता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं, बराबर। अब इतने सारे साइंटिस्ट हैं, सब ने बहुत सारे थियरी दिए। एक साइंटिस्ट बोलता है कि एक एस्ट्रॉइड गिरा था, एस्ट्रॉइड में कुछ जानवर थे, वो दूसरे प्लैनेट से ये प्लैनेट पे आ गए, और ये वाले प्लैनेट पे फिर बहुत सारे जानवर उस इवोल्यूशन से बने। और क्या बोलते हैं? और ऐसा बोला जाता है कि जैसे कुछ जानवर थे, वो ना डायरेक्ट सॉइल से बन गए, और सॉइल के अंदर के जानवर फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुए। फिर एक थियरी क्या बोलता है, कुछ जानवर ना पानी में बने थे, पानी से इवॉल्व होके फिर आगे गए। फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जैसे एटम्स है, एटम्स बहुत सारे मिक्स हुआ है, जो हम लोग ने अभी पढ़ा कि एटम्स मिक्स हुआ है, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है, जिससे प्रोटीन, एसिड ये सब बनना स्टार्ट हुआ, फिर उससे ऑर्गेनिज्म बना, और ये धीरे धीरे डेवलप करके ऐसे बहुत सारी थियरीज है। लेकिन फाइनल थियरी जिसको एक्सेप्ट किया था वो था ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फाइनल थियरी था जिसको एक्सेप्ट किया गया था। ये फाइनल है, जो हम लोग ने अभी पढ़ा ना कि एटम्स है, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है, उससे प्रोटीन, अमीनो एसिड ये सब का फॉर्मेशन हुआ, और एसिड्स वगैरह अलग अलग एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, उससे सेल्स बने थे। अब वो जो सेल्स बने थे उसमें से जो बेस्ट था, सबसे एक्टिव था, सबसे बेस्ट था, वो आगे कंटिन्यू हो गया। बाकी सब क्या हो गए? मर गए, सब लोग डाई हो गए, या पेरिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब पेरिश हो गए। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आगे गया है वही आगे रिप्रोडक्शन करते गया, इवोल्यूशन शो किया, जिससे यूनिसेल्युलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। अभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो और डिवाइड हुए, फिर प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज बन गए। तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ऐसा अचानक से नहीं हुआ। अचानक से होता था तो वो क्या होता था? म्यूटेशन। ये कैसा डेवलपमेंट है? धीरे धीरे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब ये जो इवोल्यूशन हो रहा था इसमें सबने थियरी दे दी है, बट थियरी देने के बाद भी कोई प्रूफ चाहिए ना। साइंस में क्या चाहिए? लॉजिक, कोई एक लॉजिक चाहिए रहता है। अब इसमें लॉजिक क्या है? क्या प्रूफ कि मैं मान लूँ? तो ना साइंटिस्ट लोगों ने ना एविडेंसेस दिए। एविडेंसेस मतलब सबूत, कि हाँ देखो ऐसा हुआ है तो ये इसका सबूत है कि इवोल्यूशन होता है। अब एविडेंसेस में भी हम लोग को ना मेजर ना 6 से 7 टाइप के एविडेंसेस पढ़ना है, जिसमें से आज के क्लास में मेजर 3 एविडेंसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, मेजर 3 एविडेंसेस। अब ये एविडेंसेस कौन कौन से हैं? एविडेंसेस कौन कौन से? फर्स्ट एविडेंसेस है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, अपीयरेंस मतलब बाहर से कैसा दिखता है, कैसा अपीयर होता है, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी एविडेंसेस वर्ड में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब एविडेंसेस के अंदर ही आता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस उसमें क्या होता है, कैसा दिख रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि लग रहा है इन लोग का इवोल्यूशन हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कैट ना जो लायन है उसकी मौसी या बुआ लगती है, जो भी बोलते रहेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। तो कैट और लायन ये एक फैमिली में बिलोंग करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखने में लगता है ना, हाँ इसके पास 4 पैर है, इसके पास 4 पैर है, अरे ये बिल्ली जैसे दिख रही है, ये भी बिल्ली जैसे दिख रही है। तो उनका क्या सही में पता है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, बाहर से कैसे दिखते हैं वो सेम है। बट जितना खाना शेर खाता है, क्या उतना खाना बिल्ली खा पाएगी? नहीं, बराबर। बिल्ली दूध पीती है, शेर दूध पी सकता है? हाँ पी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पी सकता है, बट कैसे दूध से उसका पेट भर जाएगा? नहीं, उसको हंटिंग करने की आदत है, बराबर। बिल्ली को हम लोग घर पे पाल के रख सकते हैं, उसको पाल के रख सकते हैं क्या? नहीं, उसका साइज देखो। तो ये डिफरेंस है, बट ना उनमें क्या है, सिमिलैरिटी दिखती है कि ये और ये सिमिलर है। मतलब क्या हो सकता है, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, और कनेक्शन है मतलब इवोल्यूशन हो सकता है। क्या पता पहले बिल्ली आए हो, बिल्ली इवोल्यूशन करके बनाई हो लायन, या हो सकता है पहले लायन या टाइगर कुछ आया हो, उससे इवोल्यूशन करके कैट बनी हो, बराबर। दोनों केस हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो सिमिलर जानवर हैं उनको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, बराबर। एक हम लोग को पता चलता है, जैसे समझो लेट्स से एक कुत्ता लेते हैं, एक बिल्ली लेते हैं। अब इसमें तो कुछ सेम नहीं है सर, लेकिन है, इसमें भी सेम है, बहुत चीज़ देखोगे ना सेम है। क्या कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना ऑलमोस्ट सेम होता है। एक मुंडी है, बराबर, उसमें 2 कान लगे हैं, एक नाक है, और नाक भी दोनों का सामने होता है, सामने साइड पे, और नाक ना थोड़ा पफी रहता है, पफी मतलब थोड़ा सा मोटा रहता है, बराबर। अब वो जो नाक है, नाक होने के बाद क्या है, 2 कान है, प्रॉपर इधर ही प्लेस्ड होते हैं दोनों के। अच्छा, और क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक टेल होती है, दोनों को टेल है, बराबर। अब उसमें 4 पैर है, बराबर, चारों को पैर है, उससे उन लोग क्या करते हैं, वॉकिंग जो भी करना रहेगा वो कर सकते हैं। ये दिखाता है कि उन लोग का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो दिखने का ढांचा है वो सेम है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी रिलेटेड है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी रिलेटेड है। आपकी टेक्स्ट बुक में ना एक फिगर दिया जिसमें ना ऐसे 4-5 जानवर हैं, और सबका ना चेहरा देखोगे ना तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है। एक फॉक्स रहेगा, एक डॉग रहेगा, एक शीप रहेगी। उनका कैसा है, जो चेहरा है ना उसमें चेहरा आगे से थोड़ा एक्सटेंडेड है, आगे एक नोज़ है, नोज़ के नीचे ही माउथ प्रेजेंट है, 2 कान है। ये सबके अंदर ना ऑलमोस्ट सेम दिखता है, और सबके अंदर सेम दिखता है मतलब ये सब लोग एक कॉमन पेरेंट से आए हुए हैं, ऐसा लगता है। देखो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल पेरेंट था, उसने क्या किया, उसने ना इवोल्यूशन शो किया। उसने जब बच्चा दिया तो बच्चों ने इवोल्यूशन शो किया, और इवोल्यूशन की वजह से इन लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। अगर इन लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में तो सेम थे ना, जो इनके एंसेस्टर थे वो तो सेम थे ना, तो वो बताता है कि इनका ना इवोल्यूशन हुआ। देखो जैसे एक केस लेते हैं, एक नॉर्मल जानवर है, वही डिवाइड करके शीप जैसा या फॉक्स जैसा या कैट जैसा या डॉग जैसा जानवर बनाती है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, सब में प्रोग्रेस हो रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। ऑफ किसका, एनिमल, ये वाले केस में सिर्फ एनिमल है, प्लांट नहीं है, ठीक है। किससे हो रहा है, एक मेन चीज़ से हो रहा है, एक मेन पेरेंट से हो रहा है, उसको हम लोग एंसेस्टर बोलेंगे। और वो होने के बाद क्या हो रहा है, देखो सबका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सबका सेम है, सबका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, सबका फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बट हम लोग एक कनेक्शन लगा सकते हैं ना कि हाँ लगता है ये इससे आया हुआ। तो वो जो एविडेंसेस होते हैं जिसको एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर दिखने वाले फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। एविडेंसेस विच डिपेंड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। समझा, क्लियर।
अब जो प्लांट्स रहता है ना, प्लांट्स में भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे लीफ है, लीफ का डिज़ाइन, अंदर के पत्ते का डिज़ाइन, लीफ का फ्लावर, उसका डिज़ाइन, इनमें भी ना सिमिलैरिटी होती है। तो सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं है, प्लांट्स के लिए भी है। बट आपके टेक्स्ट बुक में जो फोटो दिया है ना, वो सिर्फ एनिमल्स का दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं ना अभी स्क्रीन पे ना एक फ़ोटो लगा देता हूँ और वो फ़ोटो पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? या फ़ोटो को आप लोग देख के उसको समझ सकते हो कि उस पर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फ़ोटो आप एक बार देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट से, ठीक है? देख लिया आपने फ़ोटो। अब फोटो में आपने नोटिस किया रहेगा ना कि जितने भी एनिमल्स हैं, सबका स्ट्रक्चर सेम। जैसे मैंने बताया कि कान का पोजीशन, नाक का पोजीशन, ये सब पोजीशन ना ऑलमोस्ट सेम है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स का स्ट्रक्चर। अब तुम लोग के टेक्स्ट बुक में ना एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम दिया। वो डायग्राम में ना अलग अलग जानवर है और सबका ना स्ट्रक्चर दिया है, किसका, हड्डी का, और वो भी सबके हैंड का दिया। एक वेल का दिया है, एक बैट का दिया है, एक ऑक्स का दिया है, या और एक डॉग का दिया है, एक ह्यूमन हैंड का दिया है। अब ये अलग अलग डायग्राम है ना, उसमें सब में क्या सेम है पता है क्या? एक मेन हड्डी है, ठीक है? डायग्राम देख सकते हो आप लोग, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो। और बेटर रहेगा ना कि मेरे लेक्चर के टाइम पे ना टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो, ताकि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँ तो उसको लिख लो या उसको मार्क कर लो। अब क्या होता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट अलग होता है, तो सबके नोट्स अलग होने चाहिए, बराबर? बट सब लोग क्या करते हैं, कॉमन नोट्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं हो पाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो एनाटॉमी में सबका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट देखो ऊपर का स्ट्रक्चर है जो सबका ऑलमोस्ट सेम है। आप कंपेयर कर सकते हो, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कंपेयर करते जाओ। ऊपर का जो एक स्ट्रक्चर है ना, सेम है, बस क्या आएगा, किसी में बड़ा है, किसी में थोड़ा छोटा है, किसी में थोड़ा मोटा है, बस। बट मेन एक रॉड है, फिर बीच में ना एक जॉइंट है, बीच में एक जॉइंट है, सब में एक बीच में जॉइंट है। ये एक पार्ट है जहाँ से बहुत सारे पार्ट्स निकले हुए हैं, बीच में एक जॉइंट है। फिर उसके नीचे एक और बोन है, देखो आप फिगर देखो अच्छे से, एक और बोन है। फिर उसके बाद एक और जॉइंट है, जिसके ऊपर एक मेन जॉइंट है, और वो 5 उंगलियां, 5 या 2 उंगलियां या 3 उंगलियां, जैसे जानवर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर? अब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब चारों का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कि ये वाला पार्ट, जो उंगलियों वाला पार्ट है, वो बहुत बड़ा है, जैसे बैट के केस में उंगली वाला पार्ट जो है वो बहुत बड़ा। हो सकता है कि उंगली वाला पार्ट सिर्फ 2 हो, जैसा ऑक्स के केस में आएगी, सेकेंड वाला फिगर है। तो ऐसे हर जानवर का अलग अलग है। बट मैंने ये थोड़ी ना बोला कि एग्जैक्ट सेम होगा, मैंने बोला सिमिलर है। सिमिलर मतलब एक जैसा है। अगर ये एक जैसे हैं तो हो सकता है इनके पेरेंट सेम हो, इनके एंसेस्टर कौन हो, सेम हो, जो कि मेरे को क्या बताता है कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। तो एनाटॉमिकल में, जैसे मॉर्फोलॉजिकल में एक्सटर्नल अपीयरेंस हम लोग ने लिया था, एनाटॉमिकल में हड्डी का स्ट्रक्चर लेते हैं। आपको 4 स्ट्रक्चर दिए, स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, स्ट्रक्चर का ऊपर क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन के साथ आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, वो स्ट्रक्चर देख के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्ट्रक्चर क्या बताता है, एनाटॉमिकल एविडेंस किसका, ऑफ इवोल्यूशन। अब ये स्ट्रक्चर में क्या दिखता है हम लोग को, सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर, जो उनका बोन का स्ट्रक्चर है, एंड जॉइंट्स, उनके अंदर क्या दिखता है हम लोग को, सिमिलैरिटी दिखता है। एग्जैक्ट सेम नहीं होता, सिमिलैरिटी दिखता है। अब ये सिमिलैरिटी क्या इंडिकेट करता है कि दे मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर, उनके अंदर एक कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, बराबर? ऐसे टाइप के सम्स आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अब जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें डिस्क्रिप्शन इतना नहीं दिया, बेसिक एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करके आगे बढ़ा गया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको बस स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी देखनी है, और याद रखना है कि इसका नाम क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ व्हाट, इवोल्यूशन। इसका मेन मकसद क्या है, सब सेम दिख रहा है तो हो सकता है इनके एंसेस्टर या इनके पूर्वज जो हो वो सेम हो, जो कि इनडायरेक्टली क्या एक्सप्लेन करता है, इवोल्यूशन। अब जो लास्ट वाला केस है ना, लास्ट वाला केस है वेस्टिजियल ऑर्गन। आज के लिए लास्ट है, सिर्फ 3 नहीं होते, 3 से ज़्यादा होते। वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑर्गन सबको पता है ऑर्गन्स, बट वेस्टिजियल क्या होता है? वेस्टिजियल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जो पहले काम के थे बट अब काम के नहीं है।
ऐसे ऑर्गन्स जो पहले काम के थे बट अब काम के नहीं है। जैसे हम लोग के कान के इधर इधर ईयर पिन्ना, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना, बराबर। ये जो कान का मसल्स होते हैं या हड्डी होती है, बराबर, ईयर पिन्ना करके एक हड्डी होती है। पहले के ज़माने में, अभी भी है हमारे पास वो हड्डी, ऐसा नहीं है कि हड्डी गायब हो गई है, बराबर। ये जो हड्डी है ना, ये पहले के ज़माने में काम की थी। पहले के ज़माने में कैसे काम की, जैसे आप लोग बंदर या डॉग्स वगैरह को देखोगे ना, उन लोग ना अपने कान को ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, बराबर। जैसे अभी ऐसा है, आवाज़ इधर से आएगी तो फट से कान इधर हो जाएगा, ठीक है। पूरा कान नहीं घूमता, बस ये ऊपर का पार्ट ऐसा इधर उधर इधर उधर मूव करता है। अब पहले ना ह्यूमंस के अंदर भी ये कैपेसिटी थी। पहले के इसमें जब इवोल्यूशन हो रहा था तो हम लोग बंदर से आए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो बंदर के जैसे स्ट्रक्चर था तो उसमें हम लोग के ईयर पिन्ना पहले काम के थे। बट क्या हुआ, इतने साल इवोल्यूशन कर करके ये ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए। मतलब ये ऑर्गन्स पहले काम के थे, अब मेरे काम के नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो पहले काम के थे अब काम के नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या प्रूफ करता है कि ये पहले काम का था ना, अब काम का नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया है, इवोल्यूशन, सिंपल। अच्छा, एक और ऑर्गन, जैसे बात करते हैं अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स क्या होता है, जैसे बहुत लोगों ने सुना रहेगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अपेंडिक्स ना पहले के ज़माने में जो जानवरों को कच्चा खाने के लिए, उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स होता था। अगर हम लोग कोई चीज़ कच्चा खाते थे तो अपेंडिक्स उसको पचा लेता था, ठीक है। कच्चा मतलब फ्रूट्स वगैरह या ये सब कच्चे की बात नहीं कर रहा, रॉ मीट वगैरह अगर हम लोग खाते थे तो उसको पचाने के लिए काम आता था अपेंडिक्स। बट इतने साल इवोल्यूशन होते हम लोग का अपेंडिक्स अभी भी है, बट वो वर्क करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब कच्चा खाओ, देखो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे सुबह, ठीक है। तो जो इवोल्यूशन हुआ है उससे क्या प्रूव हुआ है कि जो ऑर्गन पहले काम का था अब वो काम का नहीं है। ऐसे ही एक ऑर्गन होता है टेल बोन, जो हम लोग का टेल जिधर से स्टार्ट होता है उधर पहले एक बोन था। क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास टेल थी, बराबर। अब वो टेल चला गया बट उधर पे नीचे ना छोटा सा एक बोन रह गया, उसको बोलते हैं टेल बोन। और कॉकिक्स, बुक में वर्ड दिया है कॉकिक्स। अब वो जो टेल बोन है वो भी तो एक तरह से एविडेंस है कि पहले हमारे पास पूंछ थी अब नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ है, इवोल्यूशन। ये जो भी एविडेंसेस है ये सब इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है या उसका सबूत देता है। अब ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन वाला पैराग्राफ है ना, इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन और उसमें ना अलग अलग टाइप के वेस्टिजियल ऑर्गन भी दिए हुए हैं। तो आपको ना सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम याद रखना है, बस उसका फंक्शन नहीं याद रखना है। जैसे मैंने बोला ना अपेंडिक्स का, ईयर पिन्ना का क्या काम था पहले के ज़माने में, वो याद नहीं रखना। बस याद रखना है कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है, बस इतना ही। और वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गन्स जो पहले काम के थे बट अभी काम के नहीं है, उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या करते हैं, एविडेंस की तरह काम करते हैं। किसका एविडेंस, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, जिसको नहीं समझा है वो वापस से रिवाइंड करके देख सकता है। आराम से चिल से करो, सब हो जाएगा प्रॉपरली। और बात रही कि वीडियोस का लेक्चर बढ़ाने की, मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा कि दिन में आई गेस 1 से 2 लेक्चर डालने की, एक तो डाल ही रहा हूँ, 2 लेक्चर डालने का हम लोग ट्राई करेंगे और सिलेबस थोड़ा सा पेस में करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।